तो टॉपिक अपना है बीट, बीट्स के जो क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें दो चीज होती है। वो एक मैंने लोडिंग एंड फाइलिंग बताया था क्या, ट्यूनिंग फोर्क का, लोडिंग एंड फाइलिंग और ट्यूनिंग फोर्क। देखो बीट्स के जो क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे ये ट्यूनिंग फोर्क है मान लीजिए, ठीक है, ट्यूनिंग फोर्क देखे हो कि नहीं देखे हो? देखा है सर। ये ट्यूनिंग फोर्क है। अब इसमें दो पोर्शन होते हैं, एक होता है ट्यूनिंग फोर्क की जो प्रोंग होती है, इनको बोला जाता है बेटा प्रोंग, है ना, और ये इसकी क्या है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। एक टर्म होता है लोडिंग या फिर इसी को बोलते हैं वैक्सिंग, और एक टर्म होता है फाइलिंग या फिर वैनिंग। वैनिंग मतलब छीलना, मतलब सैंड पेपर से इसकी प्रोंग को घिस देना, प्रोंग को सैंड पेपर से घिसना। घिसना मतलब समझ गए कि नहीं, घिस दिए अपन ने, है ना। क्यों और घिसते लोडिंग सर? और वैक्सिंग मतलब प्रोंग में मोम लगा देना, वैक्स लगाना। तो इससे क्या होता है, इसको लोडिंग वर्ड बोलते हैं, वैक्सिंग बोलते हैं। तो इससे क्या होता है, लोड जब हम लोग करते हैं उसकी प्रोंग पे, जब हम लोग वैक्स लगा देते हैं ना ट्यूनिंग फोर्क की, तो इससे इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, रिड्यूस होती है। और अगर इसको वैन कर देते, फाइल कर देते, घिस देते इसकी, तो इससे ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बढ़ती है। समझ गए? तो प्रोंग को अगर घिस देते हो, उसकी प्रोंग को छील देते हो, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है उसकी, है ना। जैसे मान लो एग्जांपल के फॉर्म पे, यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी सपोज 500 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी है ना, एफ नॉट, ये हमने अज्यूम कर लिए। तो अगर वैक्सिंग या वेनिंग कर दोगे तो जो न्यू फ्रीक्वेंसी आएगी यहाँ पे, इट इज लेस देन 500 हर्ट्ज हो जाएगी, और यहाँ पे जो न्यू फ्रीक्वेंसी होगी अगर वेन कर देते तो ये ग्रेटर देन 500 हर्ट्ज हो जाएगी। समझ गए? ठीक है। यस सर। तो ये जो मॉडिफिकेशन होता है ट्यूनिंग फोर्क पे, ये क्लियर हो गया अभी? यस सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का जल्दी से आप लोग, अभी स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? यस सर। नेक्स्ट है फिर, अब इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड से इसके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब ये है, यहाँ पे हम लोग आते हैं इसमें पेज नंबर 2 पे, हिट एंड ट्रायल मेथड से इसके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। देखो कैसे सॉल्व होते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से। क्वेश्चन इस तरह के बनते हैं, ये एक ट्यूनिंग फोर्क है, हाँ, और इसकी फ्रीक्वेंसी नोन है, मान लो अभी हमको, ये ट्यूनिंग फोर्क ए है, इसकी फ्रीक्वेंसी है सपोज 500 हर्ट्ज। जब इसको दूसरे ट्यूनिंग फोर्क बी के साथ साउंड करा रहे हैं, व्हेन साउंडेड टुगेदर, तो कितनी बीट यहाँ पे बन रही है, नंबर ऑफ बीट ऑब्जर्व इज 4 हर्ट्ज। इसकी फ्रीक्वेंसी अननोन है बेटा, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी बी की? दो ही ऑप्शन होते हैं इसमें, या तो 400 हर्ट्ज ज्यादा होगी इससे, या 400 हर्ट्ज क्या होगी, इससे कम होगी। समझ गए? 400 हर्ट्ज, सॉरी 4 हर्ट्ज इससे कम, या 4 हर्ट्ज इससे ज्यादा, मतलब 496 हर्ट्ज, या फिर क्या होगी यहाँ पे, 504। या दो ही ऑप्शन बनेंगे यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी के, या तो 496 हर्ट्ज या फिर 505 हर्ट्ज, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं, दो ही ऑप्शन रहते हैं। तो अब एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कितनी ये निकालने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। छोटा सा एक्सपेरिमेंट ये करते हैं कि नाउ इफ ए इज लोडेड, एक वर्ड यूज किए, लोडेड और वैक्स्ड, ए इज लोडेड और वैक्स्ड, देन न्यू फ्रीक्वेंसी विल बी, न्यू बीट कितनी ऑब्जर्व हो रही है, न्यू बीट ऑब्जर्व विल बी, न्यू बीट ऑब्जर्व विल बी, जो न्यू बीट मिलने लगी ये कितनी हर्ट्ज की मिलने लगी, यहाँ पे सपोज 6 हर्ट्ज की मिलने लगी। सो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ बी की फ्रीक्वेंसी कितनी है? बात समझ गए कि नहीं? हेलो? यस सर। तो हम किसको छेड़छाड़ कर रहे हैं, हम ए को छेड़छाड़ कर रहे हैं।
ए को क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको लोड कर रहे हैं या फिर वैक्स कर रहे हैं, है ना, इसकी प्रोंग पे हम लोग मोम चिपका रहे हैं, तो हम लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं ए को। इसका मतलब ए की फ्रीक्वेंसी कम होगी, तो देख यहाँ पे हम लोग 500, हम लोगों को एफ ए 500 हर्ट्ज से, अब अगर इसकी बैक्स कर रहे हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी रिड्यूस होगी, तो 500 के बाद आ जाएगा 499, 498, 497, 496 एक्सेट्रा। यहाँ पे पहले तो 500 लिख दोगे, फिर 500 बाद 499, फिर 498, 497, 496, 495 एक्सेट्रा, बराबर है। और हर बार कितना कितना सब्ट्रैक्ट करते जाओ, यहाँ पे 496, 496, 496, 496, तो बेटा आंसर कितना आ रहा है यहाँ पे 4, यहाँ पे कितना हो गया 3, यहाँ पे कितना हो गया 2, यहाँ पे कितना हो गया 1, यहाँ पे कितना हो गया 0, और यहाँ पे आंसर कितना मिलेगा 5, यहाँ पे कितना मिलेगा, हर बार 505 में से सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो यस कितना आंसर आ रहा है यहाँ, पहले हो जाएगा अभी 6 हो गया कि नहीं, हेलो सर, वो तो 9 हो जाएगा सर। एक मिनट, ये 504 आएगा, ये 504 से सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, 504 या 496, तो यहाँ पे पहले कितना हो गया 4 हर्ट्ज, फिर कितना हो गया 5 हर्ट्ज, फिर कितना हो गया 6 हर्ट्ज, फिर कितना हो गया 7, फिर कितना हो गया 8, फिर कितना हो गया 9। तो व्हाट इज द न्यू बीट फ्रीक्वेंसी, न्यू बीट फ्रीक्वेंसी कितनी है 6 हर्ट्ज। 6 हर्ट्ज है, तो 6 हर्ट्ज वाला ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है क्या कहीं पे, नहीं। कहाँ पे दिख रहा है ये 504 हर्ट्ज। हाँ, सो विच इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि बी को कुछ छेड़छाड़ नहीं किया, इसका मतलब बी की एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कितनी है 504 हर्ट्ज बी की फ्रीक्वेंसी है, समझ गए कि नहीं। सो व्हाट इज द आंसर हियर, आंसर एफ बी इज इक्वल्स टू 504 हर्ट्ज, क्या है बी वाले ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी है, समझ गए। यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो अभी इस पेज का, है ना, बहुत आसान बीट वाले क्वेश्चन। जैसे तो हिट एंड ट्राई रूल ही है सर, मतलब ट्राई करना पड़ता पूरा बस हाँ, हिट एंड ट्रायल ही करना पड़ता है, इसमें कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है हमारे पास करने के लिए, हिट एंड ट्रायल ही करना, ठीक है। यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इस पेज का भी। ले लिया सर। ले लिए। अब यहाँ पे एक और चीज हम चेंज कर रहे थे, इफ बी इज लोडेड और वैक्स्ड, अगर बी को हमने चेंज किए, बी को छेड़छाड़ किए हमने, द न्यू बीट विल बी दिस, तो फाइंड द व्हाट इज द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ बी, व्हाट इज द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ बी, बी की ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी क्या है। तो यहां पर भी मैं इसको मिटा देता हूँ, पूरी कहानी ऐसे ही चलेगी इसकी, पहले कितनी बीट बन रही थी 4 हर्ट्ज की बीट बन रही थी, पेज नंबर 3 पे, है ना, कितनी बीट बन रही बेटा, यहाँ पे 2 ही ऑप्शन मिलेंगे, कौन कौन से 2 ऑप्शन मिलेंगे बताओ जरा, फ्रीक्वेंसी के 2 ही ऑप्शन आएंगे ना, 4 हर्ट्ज ज्यादा या 4 हर्ट्ज कम, तो एफबी की 2 ही फ्रीक्वेंसी होगी, या तो 496 होगी या 504 होगी। अब क्योंकि इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको क्या कर रहे हैं, लोड कर रहे हैं या फिर वैक्स कर रहे हैं बी की प्रॉम को, तो अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी ये यहां से रिड्यूस होना चालू होगी, 495, 494, 493, 492, 503, 502, 501, 500, फिर 499 और ऐसा। तो अब इसको किससे सब्ट्रैक्ट करना, हमको किसकी फ्रीक्वेंसी से सब्ट्रैक्ट करना है सर हम लोड तो बी को कर रहे, तो ए की फ्रीक्वेंसी क्यों डिक्रीज हो रही सर। ए की कहां डिक्रीज कर रहा है, बी की डिक्रीज कर रहे हैं ना अपन ने, बी की 2 ही ऑप्शन हो सकते हैं 496 या 504 वाला, तो हमको ए से, ए को कुछ नहीं करना, ए की फ्रीक्वेंसी को चेंज किया क्या मैंने, देख अभी, समझ गए, मतलब आंसर 4 आना चाहिए, वैसे चेंज किया है। हाँ आंसर 4 आना चाहिए वैसे शुरुआत में लिखे, उसके बाद हमने क्योंकि बी को छेड़छाड़ की है तो बी की फ्रीक्वेंसी कम होगी यहाँ पे लोड करने से, ठीक है।
एक ही फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे देख आंसर कितना 4, यहाँ पे कितना हो गया 5, यहाँ पे कितना हो गया 6, यहाँ पे कितना हो गया 7, यहाँ पे कितना हो गया 8, यहाँ पे आंसर 5, यहाँ पे 4, ओ सॉरी यहाँ पे आंसर है 4, फिर कितना है 3, फिर कितना है 2, फिर कितना 1, फिर 0, फिर 1, है ना ऐसा। समझ गए? तो 6 बीट वाला जो ऑप्शन है वो कहाँ पे दिख रहा है आपको? 6 बीट वाला ऑप्शन 494 494 वाले में। तो ओरिजिनल बोला है कि ओरिजिनल कितनी, तो ओरिजिनल कौन सी वाली होनी चाहिए? 496 496 ओरिजिनल होनी चाहिए। समझ गए? यस सर। तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ बी इज 496 हर्ट्ज। ये हो गया 8 एंड समझ गए? कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। ठीक है बेटा? यस सर। कोई डाउट अभी इस पे? कोई डाउट किसी को भी? नो सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का जल्दी से। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? यस सर। एक बार फिर से बताओ ना, मेरा नेटवर्क इशू था। क्या बेटा? एक हेलो, बार फिर से बताओ, नेटवर्क इशू था, आपकी स्क्रीन में दिख रही। देख इसमें अभी हम लोगों ने क्या किया, एक ट्यूनिंग फोर्क ए है और एक बी है, इसकी फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज है, इसकी नहीं पता। जब इन दोनों को एक साथ ट्यून कर रहे हैं तो कितनी फ्रीक्वेंसी की बीट बन रही है यहाँ पे? 4 हर्ट्ज की। ठीक है, ठीक है। यस। अब इसकी प्रोंग में हम लोग थोड़ी सी मोम लगा देते हैं, यहाँ पे इसकी प्रोंग में थोड़ी सी मोम लगा दी, ऐसी लोड करना बोलते हैं, इसको लोड करना बोलते हैं। तो इससे इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। देख 4 बीट बन रही थी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी में 2 ही ऑप्शन हो सकते हैं। कौन से 2 ऑप्शन हो सकते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी के लिए? 4 हर्ट्ज इससे ज्यादा या 4 हर्ट्ज इससे कम। समझ गया? समझ गया? 4 हर्ट्ज इससे कम या 4 हर्ट्ज इससे ज्यादा, बस इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है बेटा? हेलो। यस सर। तो 4 हर्ट्ज कम कर दो तो 496 और 4 हर्ट्ज ज्यादा कर दो तो कितना आएगा? 504। इसका मतलब ये 2 ही आंसर रहेंगे, या तो 496 हर्ट्ज वाला आंसर रहेगा या फिर 504 वाला आंसर रहेगा। ठीक है? समझ गया? तो अभी देखो, क्योंकि इसको लोड करे हो, इसको लोड करे मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी रिड्यूस होना चालू हो जाएगी बी की। तो अगर 496 है और लोड कर दिए तो ये कम होना चालू होगी, 495, 494, 493, 492 एक्सेट्रा ऐसा। ठीक है? समझ गया? बना है? यस। हाँ, Yes. और अगर 504 है तो भी यहाँ से रिड्यूस होगी, 504, 503, 502, 501, 500, 499 एक्सेट्रा। ए को कुछ नहीं किए हमने, ए को छेड़छाड़ नहीं किए, तो ए को अब सब्ट्रैक्ट कर दो। एफ ए 500 और इधर भी एफ ए 500, 500 माइनस ये 4, 500 माइनस 495 5, फिर ऐसा देखो ये 6, फिर 7, फिर 8, और इधर से सब्ट्रैक्ट करें तो 4, 3, 2, 1 एक्सेट्रा ऐसा। तो जो 6 हर्ट्ज जो न्यू बीट बन रही थी वो कहाँ पे बन रहे थे? ये वाले ऑप्शन पे बन रहे थे। और ये वाला ऑप्शन कहाँ से जनरेट हुआ है? 496 से जनरेट हुआ है। समझ गए? यस सर। समझ गए कि नहीं? यस सर, समझ गए। आंसर कौन सा आएगा फिर? 496 हर्ट्ज का आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को डील करना है बीट वाले। क्लियर हो गया? अभी कोई डाउट इस पे? बोलो जल्दी से। कोई डाउट? हेलो, कोई डाउट है क्या? नो सर। नो। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का जल्दी से। ले लिए? यस सर। डॉपलर इफेक्ट है कि नहीं? 11th में है सर वो। अरे अभी 11th में तो है, वो वाला पोर्शन दिया है कि नहीं दिया है, कि हटा दिए उसको? साउंड चैप्टर 11th में है और 11th में वो टॉपिक है और वो 11th का लेसन इंक्लूडेड है सर सीटी में।
इंक्लूडेड है ना। चलो डॉपलर्स इफेक्ट भी पढ़ लेते हैं हम लोग, और डॉपलर्स इफेक्ट इन लाइट भी होगा, है ना। सर उसमें यंग्स मॉडुलस रहता है ना, यंग्स एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। हाँ वो अलग है। अभी अभी हम लोग डॉपलर्स इफेक्ट पढ़ ले रहे हैं। मैं लाइट के लिए भी पता देता हूँ और साउंड के लिए पता देता हूँ, दोनों के लिए थोड़ा अलग अलग है, ठीक है ना। डॉपलर्स इफेक्ट, यस सर, यस तो सर। सबसे पहले हम लोग किसके लिए देख ले रहे हैं, डॉपलर्स इफेक्ट फॉर साउंड। पहले किसके लिए, साउंड के लिए, ठीक है। लाइट के लिए अलग, डॉपलर्स इफेक्ट फॉर साउंड। तो यहाँ पे ध्यान देना, सोर्स एंड ऑब्जर्वर दोनों एक ही लाइन पे होने चाहिए, ठीक है, दोनों एक ही लाइन पे रहने चाहिए। तो फर्स्ट में मैंने ले लिया सोर्स एट रेस्ट एंड ऑब्जर्वर इज मूविंग, ऑब्जर्वर इज मूविंग, और दोनों केस में यहाँ पे एक साथ ले ले रहा हूं। मान लो यहाँ पर सोर्स हमने लिया, कोई साउंड सोर्स है, और इसकी जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है वो एफ नॉट है। तो ये इस तरह से वेव फ्रंट क्रिएट करेगा। ये क्या होगा, इसके वेव फ्रंट होगा, इसके ये वेव फ्रंट। मान लो बेटा यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, दिस इज द ऑब्जर्वर। सर साउंड भी वेव फ्रंट प्रोड्यूस करता जैसे लाइट करता वैसे? बिल्कुल बेटा, बिल्कुल, सभी में वेव फ्रंट बनेंगे। और ये ऑब्जर्वर अगर दूर जा रहा है, इधर पे अगर दूर जा रहा है, तो इसको जो अपीयर्ड फ्रीक्वेंसी होगी, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, इट विल बी गिवन बाय एफ इनटू, फार्मूला ध्यान रखना, ऑब्जर्वर है तो ये दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, दिया जाएगा यहाँ पे। व्हाट इज वी हियर, वी इज स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, ठीक है। और वी नॉट क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, उसी लाइन पे जा रहा है। और अगर मान लो ये ऑब्जर्वर सोर्स के पास आ रहा होता, दिस इज द ऑब्जर्वर एंड इट इज मूविंग टुवर्ड्स द सोर्स, दूर जा रहा है तो यहाँ पे माइनस का साइन ऊपर लेना। और अगर मान लो ऑब्जर्वर इसके पास आ रहा है, तो जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी आएगी इसके लिए, इट विल बी गिवन बाय एफ नॉट, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज्यादा ऑब्जर्व होगी, v प्लस v नॉट अपॉन v। ये फार्मूला ध्यान रखना। समझ गए, समझ गए कि नहीं? यस सर। कोई डाउट इस पे? नो मान लो सर। साउंड की स्पीड यहाँ पे मैंने ले लिया, सपोज साउंड की स्पीड 330 मीटर पर सेकेंड है, और जो फ्रीक्वेंसी है ये मान लो मैंने कितना ले लिया यहाँ पे, 2000 हर्ट्ज ले लिया। और ये जो ऑब्जर्वर है ना इधर जा रहा है, मान लो कितनी वेलोसिटी से जा रहा है यहाँ पे, ये 30 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से दूर जा रहा है। तो बेटा ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, इट इज एफ नॉट 2000 हर्ट्ज, 330 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 330, सॉल्व कर लेना, आंसर निकल जाएगा। ऐसे ही मान लो ये इधर पे 70 मीटर पर सेकेंड में जा रहा है सोर्स की तरफ, तो जो अपीयर्ड फ्रीक्वेंसी आएगी इसको 2000 330 प्लस 70 डिवाइडेड बाय 330, समझ गए? हर्ट्ज, दिस इज द ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। क्लियर हो गया नहीं? यस सर, यस सर, क्लियर हो गया सर। ओके, कोई डाउट इस पे? नो सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। तो ऑब्जर्वर को हमेशा न्यूमरेटर में लिखना है, ऑब्जर्वर को हमेशा न्यूमरेटर पे लिखना है, ठीक है। ऑब्जर्वर को हमेशा न्यूमरेटर पे लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया सर। मिटा दो इसको। सर ऑब्जर्वर की फ्रीक्वेंसी न्यूमरेटर में भी तो सब्ट्रैक्ट होती सर, पर क्या क्या? ऑब्जर्वर की फ्रीक्वेंसी न्यूमरेटर में भी तो सब्ट्रैक्ट होती ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, सब्ट्रैक्ट नहीं। ये वेलोसिटी के टर्म पे लिखते हैं, मैंने फार्मूला बताया, मैं इसकी थ्योरी के पीछे नहीं जा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि उससे हमको मतलब नहीं है। और साउंड के लिए वैलिड कब है, जब सोर्स या ऑब्जर्वर के बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए, और इनकी जो वेलोसिटी है वो किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, साउंड की वेलोसिटी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यस सर। हाँ तभी वैलिड है, अदरवाइज ये वैलिड नहीं रहेगा, ठीक है। यस सर। कोई डाउट अभी इस पे? नो सर। अब दूसरा केस आता है इसमें कि अगर मान लो source is moving and
ऑब्जर्वर एट रेस्ट, सोर्स मूव कर रहा है और ऑब्जर्वर रेस्ट पे, तो फिर फार्मूले क्या बनेंगे अभी देखो। सोर्स मूव कर रहा है और ऑब्जर्वर रेस्ट पे, पेज नंबर 5। ये सोर्स है एंड वेलोसिटी ऑफ सोर्स इज vs। तो बेटा अगर ये इस डायरेक्शन पे जा रहा है ना, तो जो वेव फ्रंट है वो कौन से डायरेक्शन पे, इधर पे फैलते जाएंगे और इधर पे वेव फ्रंट क्या होते जाएंगे, सिकुड़ते जाएंगे ऐसे। तो इधर पे वेवलेंथ ज्यादा होगी और इधर पे ऑब्जर्व वेवलेंथ क्या होते जाएगी, कम कम होते होते जाएगी। जाए। हाँ, इधर पे वेवलेंथ रिड्यूस हो जाएगी, जबकि सोर्स रेस्ट पे था तो वेवलेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। यहाँ पे वेवलेंथ पे फर्क पड़ता है। ये ऑब्जर्वर है और इस साइड पे एक ऑब्जर्वर है, ठीक है। और ये वाले ऑब्जर्वर के लिए यहाँ पे इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ये v है, तो इसको जो अपीयर्ड फ्रीक्वेंसी आएगी इट इज एफ नॉट v डिवाइडेड बाय, क्योंकि इसको फ्रीक्वेंसी कम मिलेगी इसलिए v प्लस वी एस, सोर्स दूर जा रहा है। और ये वाले ऑब्जर्वर को जो अपीयर्ड फ्रीक्वेंसी आएगी एफ नॉट इंटू, इसको ज्यादा मिलेगी इसलिए v माइनस वी एस है। And what is Vs here? Vs is the speed of source along the line, उसी लाइन पे है ना। और what is V बेटा, यहाँ पे V is speed of sound, speed of sound। समझ गए दोनों फार्मूले। तो जब ऑब्जर्वर मूव करता है तो कहाँ पे लिखना है हमको, ऑब्जर्वर जब मूव करता है तो कहाँ पे लेना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। ऑब्जर्वर मूव करता है तो न्यूमरेटर में, और सोर्स मूव करता है तो कहाँ पे लिखते हैं, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में लिखते हैं। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगी कि कम रहेगी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से, ज्यादा रहेंगी। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगी और यहाँ पे कम रहेंगी। कम रहेगी। यहाँ पे वेवलेंथ ज्यादा रहेगी, अपीयर्ड वेवलेंथ इज ग्रेटर देन एक्चुअल वेवलेंथ। यहाँ पे वेवलेंथ क्या रहेगी, लेस देन एक्चुअल वेवलेंथ। समझ गए। यस सर। लेकिन जब सोर्स रेस्ट पे रहता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता वेवलेंथ पे। क्लियर हो गया, कोई यस डाउट सर। इसमें? ओके, नो स्क्रीनशॉट सर। ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया सर। अगर दोनों मूव होते तो क्या होगा, अगर दोनों मूव करते हैं तो क्या होगा फिर, रिलेटिव मोशन कंसीडर करना पड़ेगा फिर। नहीं, इसी फार्मूले में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आ जाएगा। देख अभी क्या मॉडिफिकेशन आएगा, मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख देता हूँ, पेज नंबर 6। अगर दोनों मूव करने लगे, सोर्स भी मूव करने लगे और ऑब्जर्वर भी मूव करने लगे, पेज नंबर 6, तो क्या होगा, इफ सोर्स एंड ऑब्जर्वर बोथ आर मूविंग, अगर दोनों मूव कर रहे हैं, है ना, दोनों मूव कर रहे हैं, बोथ आर मूविंग। एक मिनट, मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट। अपीयर्ड फ्रीक्वेंसी विल बी एफ नॉट v प्लस माइनस वी ओ डिवाइडेड बाय v प्लस माइनस वी एस। जो प्लस माइनस के सिंबल है वो अपनी यूजुअल मीनिंग पे है। यहाँ पे क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन से मैं ये देख रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान देना, ये सोर्स है कोई और सोर्स इस साइड पे जा रहा है, यहाँ पे ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर भी इधर ही आ रहा है जिस डायरेक्शन में सोर्स जा रहा है, ठीक है। तो अपीयर्ड फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होगा बेटा, एफ नॉट लिखो, साउंड की स्पीड लिखो, और यहाँ पे ऊपर आएगा ऑब्जर्वर और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, सोर्स आएगा। अब साइन देना है, ठीक है, अब साइन लगाना है। थोड़ी देर के लिए इसको छुपा लो, ये ऐसा दिख रहा है कि रेस्ट पे, तो ऑब्जर्वर अगर पास में आएगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती, इसलिए कौन सा साइन आ जाएगा, प्लस। प्लस। अब इसको छुपा लो यहाँ पे, तो सोर्स क्या हो रहा है, दूर जा रहा है। सोर्स अगर दूर जाएगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम। तो डिनोमिनेटर में भी कम फ्रीक्वेंसी चाहिए, इसलिए कौन सा साइन आ जाएगा, प्लस वाला। समझ गए? यस सर। समझ गए कि नहीं? यस सर। एक और एग्जांपल ले लो यहाँ पे, जैसे मान लो ये सोर्स है, अब ये भी इसी साइड आ रहा है और ये ऑब्जर्वर ये भी इसी साइड जा रहा है,
तो अपीयर्ड फ्रीक्वेंसी विल बी गिवन बाय एफ नॉट इनटू, पहले वी ओ और वी एस ये डाल दो, अब साइन भरना है। अब यहाँ पे देखो, पहले थोड़ी देर के लिए हम लोग इसको छुपा देते हैं, तो सोर्स क्या हो रहा है, ऑब्जर्वर के पास आ रहा है कि दूर जा रहा है? पास आ रहा सर। पास आ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। फ्रीक्वेंसी कब बढ़ेगी? जब डिनोमिनेटर छोटा होगा, माइनस का साइन। यस सर। और अब इसको छुपा लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ऑब्जर्वर क्या हो रहा है, सोर्स के पास आ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? बढ़ती सर। बढ़ती है। और बढ़ेगी कब? जब ऑब्जर्वर पास में आएगा, तो यहाँ पे कौन सा साइन आना चाहिए? प्लस का साइन आना चाहिए। समझ गए? यस सर। हो गया ये क्लियर बेटा? कोई डाउट यस इस सर। पे? नो सर। पक्का? यस सर। हाँ, तो जब दोनों मूव करते हैं तो आपको इस तरह से लिखना है, मतलब ऑब्जर्वर को न्यूमरेटर में और सोर्स को डिनोमिनेटर में। आप चाहो तो डायरेक्ट दो वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। जो साउंड की स्पीड है ये मान लो 330 मीटर पर सेकंड है, ये वाली स्पीड मान लो 30 मीटर पर सेकंड है, ये वाली मान लो 70 मीटर पर सेकंड है, और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी सपोज 400 हर्ट्ज है। तो इट इज 4000 हर्ट्ज। साउंड की स्पीड 330 प्लस 70 डिवाइडेड बाय 330 माइनस 30, डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आंसर आ जाएगा निकलते। समझ गए? यस सर। कोई डाउट अभी इस पे? नो सर। साउंड के डॉपलर्स इफेक्ट पे सीधे सीधे No, sir. क्वेश्चन बनेंगे, है ना? स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी बेटा इस पेज का। ले लिया सर। अब आते हैं हम लोग लाइट के लिए, डॉपलर्स इफेक्ट इन लाइट। ये वेव ऑप्टिक्स का टॉपिक है, बट मैं यहीं पे पढ़ा दे रहा हूँ डॉपलर्स इफेक्ट दोनों, साउंड के बाद लाइट के लिए। डॉपलर्स इफेक्ट इन लाइट, डॉपलर्स इफेक्ट इन लाइट। एक्चुअल में अर्थ हो या फिर जो हमारे स्टार्स हैं, वो सब कोई भी रेस्ट पे नहीं है बेटा। कैसे हैं ये? मोशन पे है। तो या तो कोई स्टार हमसे दूर जा रहा है या हमारे पास आ रहा है, मतलब यहाँ पे रिलेटिव मोशन की कॉन्सेप्ट आएगी। तो ये सपोज हमने अर्थ को कंसीडर कर लिया, सपोज दिस इज आवर अर्थ, है ना? तो या तो स्टार हमसे दूर जा रहा है, दिस इज एनी स्टार, और ये वी वेलोसिटी से दूर जा रहा है, या कोई स्टार हमारे पास आ रहा है वीआर वेलोसिटी से। वीआर का मतलब है वेलोसिटी ऑफ स्टार विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, या रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्टार विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। समझ गए? समझ गए कि नहीं? यस सर। व्हाट इज वीआर हियर? दिस इज पेज नंबर 7। दिस इज वेलोसिटी ऑफ स्टार विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। अर्थ के रिस्पेक्ट में ये वेलोसिटी है यहाँ पे, या तो अर्थ से दूर जा रहा है या अर्थ के पास आ रहा है, दो ही केस होंगे। ठीक है, तो मैं दोनों के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको। अगर मान लो कोई स्टार, अगर कोई स्टार हमसे दूर जाएगा तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी? कम होगी कि ज्यादा होगी? डिक्रीज होगी। हमको जो ऑब्जर्व होगा, तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो डिक्रीज होने वाली मिलेगी। और कोई स्टार अगर हमारे पास आएगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? इंक्रीज होंगी। तो यहाँ पे हमको वेवलेंथ बढ़ी हुई दिखेगी, और यहाँ पे वेवलेंथ क्या दिखेगी? छोटी दिखेंगी। यहाँ पे वेवलेंथ दिखेगी बढ़ी हुई। अपीयर्ड वेवलेंथ इज ग्रेटर देन एक्चुअल वेवलेंथ। यहाँ पे अपीयर्ड वेवलेंथ कैसी दिखेगी? लेस देन एक्चुअल वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी, अपीयर्ड फ्रीक्वेंसी लेस देन एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे अपीयर्ड फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ यहाँ पे बढ़ी हुई दिखती है तो इसको बोला जाता है रेड शिफ्ट। और वेवलेंथ हमको यहाँ पे कम होते हुए दिखती है, इसलिए क्या बोला जाता है इसको? ब्लू शिफ्ट। एक्चुअल में जो हमारा स्पेक्ट्रम है विबग्योर वाला, तो अगर वेवलेंथ बढ़ेगी मतलब रेड एंड की तरफ शिफ्ट होगा, मतलब इसलिए इसको क्या बोला जाता है? रेड शिफ्ट बोला जाता है। और अपीयर्ड वेवलेंथ कम होते हुए दिखना मतलब आप ब्लू एंड की तरफ शिफ्ट होते, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? ब्लू शिफ्ट बोलते हैं। तो कोई स्टार अगर हमारे पास आ रहा है तो उसका जो स्पेक्ट्रम होगा वो ब्लू शिफ्टेड होगा, और कोई स्टार अगर हमसे दूर जा रहा है
तो उसका जो स्पेक्ट्रम होगा वो कैसा होगा, रेड शिफ्टेड होगा। समझ गए? यस सर। अब बहुत आसान है बेटा, यहाँ पे बहुत आसान है। और ये स्पेस में ट्रैवल करेगा स्टार और अर्थ वगैरह, तो उसकी वेवलेंथ ट्रैवलिंग के साथ डिक्रीज कैसे होंगी? जैसे अर्थ पे मीडियम रहता तो उनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज डिक्रीज होती सर मीडियम बेटा पे। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है यहाँ पे, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, ठीक है। तभी भी फिर उसमें डिक्रीज क्यों होती सर उसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, मतलब चेंज क्यों होती सर ट्रैवलिंग के साथ? चेंज नहीं होती है, ऐसा ऑब्जर्व होता है हमको, चेंज थोड़ी होती है, हमको ऑब्जर्व होता है वो। मतलब हमारे डिस्टेंस की वजह से? हमारे डिस्टेंस की वजह से या फिर रिलेटिव मोशन की वजह से ऐसा ऑब्जर्व होता है ना। वो जो सोर्स जो जनरेट कर रहा है वो तो जनरेट कर ही रहा है, ठीक है। बस मेरा यही क्वेश्चन था सर कि मतलब वेव जैसे अर्थ पे ट्रैवल होते थे कैसे डिस्टेंस के वजह से थोड़ा ऑब्स्ट्रक्शन मीडियम वगैरह दे देता नहीं तो। नहीं नहीं, इसको मीडियम की जरूरत नहीं है। एक्चुअल में जो वेव फ्रंट बन रहे हैं या जो वेव क्रिएट हो रही है ट्रांसवर्स वेव, तो यहाँ पे क्योंकि अगर स्टार हमसे दूर जा रहा है तो जो दूर जाने के कारण ऐसा लग रहा है कि यार ये वेवलेंथ बढ़ गई है, और कोई पास में आ रहा है तो जो पल्स फेंक रहा है वो जब हमारे पास आ रहा है तो जल्दी जल्दी हमको पल्स रिसीव होते जाएंगे, और जब दूर जा रहा है तो देर से पल्स रिसीव होंगी यहाँ हाँ, पे। वो तो रिलेटिव मोशन की वजह से होगा मतलब वो। हाँ, रिलेटिव मोशन के कारण ही है, लेकिन यहाँ पे लाइट की स्पीड इन्वॉल्व होती है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे ध्यान देना, क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम यहाँ पे अपीयर्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, डिवाइडेड बाय एक्चुअल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वीआर अपॉन सी, और वेवलेंथ कम है तो लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा अपीयर्ड फार्मूले में डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट इज इक्वल टू वीआर अपॉन सी। व्हाट इज सी हियर, स्पीड ऑफ लाइट। इस साइड पे यहाँ पे वेव फ्रीक्वेंसी कम है तो इट इज एफ नॉट माइनस एफ अपीयर्ड डिवाइडेड बाय एफ नॉट इज इक्वल टू वीआर अपॉन सी करना, और वेवलेंथ ज्यादा है इसलिए लैम्डा अपीयर्ड माइनस लैम्डा नॉट अपॉन लैम्डा नॉट इनटू वीआर अपॉन इक्वल्स टू वीआर अपॉन सी करना बेटा। बस यही फार्मूला, और कोई फार्मूला नहीं है यहाँ पे कैलकुलेशन की, डेरिवेशन की अप्रोच है। हम लोग डेरिवेशन की अप्रोच पे नहीं जा रहे हैं, हम लोगों ने क्या कर दिया, डायरेक्ट रिलेटिव मोशन की कॉन्सेप्ट लगा दी। ये रिलेटिव टर्म है, तो ये चेंज इन रिलेटिव चेंज इन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू रिलेटिव चेंज इन स्पीड ऑफ अर्थ या स्टार विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्टार विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, ये है लाइट के रिस्पेक्ट में। और व्हाट इज सी हियर, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। दिस इज 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। समझ गए? यस सर। तो ये सीधा सीधा ऐसे ही करना आपको। तो रेड शिफ्ट क्या है ये समझ में आ गया, ब्लू शिफ्ट क्या है ये समझ में आ गया, यस सर। है ना। इसके फंडे यही हैं। अच्छा, डॉपलर इफेक्ट का यूजेस क्या है? डॉपलर इफेक्ट के कारण ही हमको पता चला था कि सन भी बेटा अपने एक्सिस पे घूम रहा है, पता है कि नहीं। कोई स्टार सर हमसे दूर जा रहा है या पास आ रहा है, ये भी हम इससे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कितनी स्पीड से कोई स्टार हमारे पास आ रहा है, कितनी स्पीड से हमसे दूर जा रहा है, ठीक है। यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। ये बिल्कुल सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर दिया मैंने, बस यहाँ पे आपको न्यूमेरिक डेटा पुट करके आंसर निकालना है। न्यूमेरिक डेटा पुट करके आंसर निकालने का मतलब समझ गए कैसे? यस सर। कैसे बताओ? जो जो वैल्यूज देंगे वो वहां पे पुट बस करके। वो वैल्यू पुट कर देना। जैसे मान लो ये अननोन क्वांटिटी है और यहाँ पे दे दिया कि लैम्डा एक्चुअल वेवलेंथ मान लो कितने हर्ट्ज है, 5000 एंगस्ट्रॉन है, और जो ऑब्जर्व हो रही है ये मान लो यहाँ पे 5500 एंगस्ट्रॉन ऑब्जर्व, 5005 एंगस्ट्रॉन ऑब्जर्व हो रही है। तो व्हाट इज द दिस वेलोसिटी? तो क्या कर लोगे, यहाँ पे ये वाली वैल्यू पुट कर देना, आंसर निकल जाएगा। निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा? सारी डेटा आपको पता है, निकल जाएगा सर। निकल जाएगा ना। कभी कभी डेल्टा लैम्डा भी दे देगा, तो यहाँ पे डेल्टा लैम्डा कितना है, डेल्टा लैम्डा मतलब यहाँ पे लैम्डा अपीयर्ड माइनस लैम्डा नॉट, है ना। ये कितने एंगस्ट्रॉन है, ये 5 एंगस्ट्रॉन है। तो कभी कभी डेटा ये दे देता है आपको, अगर ये डेटा दिया है तो इसके अकॉर्डिंग भी कैलकुलेशन करना है। समझ गए बच्चों? यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो। आज के लिए इतने, बाकी अगली क्लास में क्या करेंगे, वेव ऑप्टिक्स करेंगे पहले अगली क्लास में, ठीक है।
यस सर। सर अभी होते होते एप्लीकेशन ऑफ बीट बता दो सर, वो पढ़ के समझ में नहीं आ रहा सर। कौन सा वाला? एप्लीकेशन ऑफ बीट थोड़ा बता दो ना सर वो। एप्लीकेशन ऑफ बीट। यस सर। बीट की एप्लीकेशन यार इसलिए किया गया था कि जैसे माइंस वगैरह में, एक तो ये होता है कि जो म्यूजिकल कंसर्ट होते हैं ना, अब उसमें मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट हम लोग बजाते हैं, साउंड करते हैं एक साथ में, जैसे हारमोनियम भी बज रहा है, तबला भी बज रहा है ना, यस गिटार भी सर। बज रहा है। तो बीट रिमूव करते हैं तो फिर साउंड प्लीजेंट साउंड सुनाई देता, नहीं तो फिर आवाज बड़ी अजीब टाइप की आएगी, है ना। तो एक तो सबसे मेन यूज यही है इसका, म्यूजिकल कंसर्ट में सभी इंस्ट्रूमेंट को एक समान फ्रीक्वेंसी पे साउंड करना पड़ता है, ठीक है। यस सर। हाँ, और भी यूजेस हैं, अब वो आप तुम लोग बुक से एक बार रीड करना उसको, ठीक है। यस सर। ओके, एंड कर दूं क्लास को?